भारत के विभाजन के समय देश के हर कोने में अफरा तफरी मची हुई थी। चारों तरफ दर्द, चीख पुकार, लूटमार, हत्याएं और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत ने घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगनी शुरू कर दी हो। उस समय न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर डाली। इन्हीं हालातों में एक 10 साल का मासूम बच्चा अपने बेबस पिता और गर्भवती माँ के साथ एबटाबाद से दिल्ली आ पहुंचा। उनके पास न रहने को घर था और न ही खाने के लिए रोटी। बस एक ही उम्मीद थी, सरकार द्वारा दिया गया रिफ्यूजी कैंप। लेकिन वहाँ की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। जितनी जगह थी उससे कहीं ज्यादा शरणार्थी आ चुके थे। हर तरफ बेबसी और लाचारी का आलम था। इसी रिफ्यूजी कैंप में मनोज कुमार के छोटे भाई का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया कुकू। कुकू जन्म से ही काफी कमजोर और बीमार था। अच्छी देखभाल और पोषण की कमी के कारण उनकी माँ भी कुपोषण का शिकार हो चुकी थी। उनका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा था। ऐसे में पिता की एकमात्र उम्मीद थी किसी सरकारी अस्पताल की मदद। छोटे मनोज कुमार का मासूम मन ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनका क्या कसूर था जो उन्हें एबटाबाद के अपने गांव जटियाला शेर खान को छोड़कर इस तरह की दर की जिंदगी जीनी पड़ रही है। उनके पिता रोज काम की तलाश में निकल जाते और नन्हा मनोज अपनी माँ और बीमार भाई के पास अस्पताल में बैठा रहता, उनके चेहरे को निहारते हुए। उस दौर में दंगे आम बात हो गई थी, जिससे सभी लोग डरे सहमे से रहते थे। एक दिन जब अस्पताल के आसपास दंगा भड़क गया तो अपनी जान बचाने के लिए सभी डॉक्टर्स और नर्सेस बेसमेंट में जाकर छिप गए। लेकिन मनोज कुमार जो अपनी माँ के सिरहाने बैठा था, टस से मस नहीं हुआ। उस दिन उनकी माँ की तबीयत बेहद खराब थी और उनका छोटा भाई कुकू भी अंतिम सांसें ले रहा था। माँ ने दर्द में कराते हुए कहा, बेटा जल्दी जा, डॉक्टर को बुला के ले आ। नन्हा मनोज अस्पताल के कोने कोने में दौड़ता रहा, आवाज लगाता रहा, मगर कोई उसकी एक न सुना। कुछ देर बाद अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। वो उसकी माँ की थी। कुकू इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। उस दिन जब मनोज कुमार ने अपनी माँ को अपने मृत बेटे को गोद में लिए दर्द में तड़पते हुए और जोर जोर से रोते देखा तो उनका पूरा अस्तित्व ही हिल गया। उनकी माँ की चीखें अस्पताल की दीवारों से टकरा रही थी और उस नन्हे से बालक की आंखों के सामने उसका छोटा भाई हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका था। लेकिन उस सदमे में भी नन्हे मनोज के भीतर न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने पास पड़े एक लाठी उठाई और सीधा बेसमेंट की ओर दौड़ गए। वहां जो भी डॉक्टर्स और नर्सेस छिपे हुए थे उन सब की उन्होंने जमकर धुलाई कर दी, जैसे वो चीख चीख कर पूछ रहे हो कि क्यों नहीं बचाया मेरे भाई को। इसके बाद उनके पिता छोटे कुकू को लेकर यमुना नदी पहुंचे और वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मात्र 2 महीने का मासूम बच्चा जलधारा में डूबता चला गया। मनोज कुमार वहीं किनारे खड़े थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो कुकू नहीं, वो खुद डूब रहा हो। वो क्षण उनके जीवन का सबसे गहरा और पीड़ादायक पल था। उसी शाम उनके पिता ने उनका सिर अपने हाथों से सहलाया और कसम दिलाई, आज के बाद तुम कभी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे बेटा। उस दिन के बाद मनोज कुमार की जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया। वो धीरे धीरे बड़ा तो हो रहा था, लेकिन दिल में एक बहुत बड़ा घाव लेकर। अगले कुछ महीने मनोज कुमार और उनका परिवार दिल्ली के विजयनगर स्थित उसी रिफ्यूजी कैंप में गुजार रहे थे। उनके पिता जो पहले एबटाबाद में एक फैक्ट्री में अच्छे पद पर कार्यरत थे, उन्हें उसका थोड़ा फायदा मिला। दिल्ली में उन्हें एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। इसके बाद उनका परिवार राजेंद्र नगर में रहने लगा। यहीं पर मनोज कुमार की छोटी बहन ललिता और भाई राजीव कुमार का भी जन्म हुआ। अब परिवार थोड़ा स्थिर होने लगा था और मनोज कुमार की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी उनके जीवन में खास मोड़ आया। वर्ष 1947 में जब उनकी उम्र करीब 11 से 12 साल की थी तो उन्होंने पहली बार एक फिल्म देखी, दिलीप कुमार की जुगनू। इस फिल्म में दिलीप कुमार का किरदार अंत में मर जाता है। इसके बाद साल 1948 में उन्होंने फिर दिलीप कुमार की ही एक और फिल्म शहीद देखी और उसमें भी वही अंत, मौत। अब छोटे मनोज के दिमाग में ये बात घर कर गई, एक आदमी जो पिछली फिल्म में मर गया वो इस फिल्म में फिर से कैसे जिंदा हो गया और फिर से कैसे मर गया। उन्हें फिल्म और वास्तविकता का फर्क पता ही नहीं था। उनके लिए बहुत बड़ा रहस्य था। वो भागते हुए अपने माँ के पास पहुंचकर पूछ डाला, माँ ये लोग कौन होते हैं जो मरकर भी फिर से जिंदा हो जाते हैं? माँ ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा वो लोग फरिश्ते होते हैं। बस उस दिन से मनोज कुमार के जीवन की दिशा ही तय हो गई। माँ की उस एक बात ने नन्हे मनोज कुमार के मन में गहरी छाप छोड़ दी थी। वो लोग फरिश्ते होते हैं। उस दिन से मनोज ने अपने भीतर ठान लिया कि उन्हें भी एक दिन ऐसा ही फरिश्ता बनना है जो लोगों के दिलों में जिंदा रहे, जो लोगों की मदद करे और जो खुद भी एक मिसाल बने। इसके बाद फिल्में देखने का सिलसिला तो तेज हो गया। 1948 में एक और फिल्म उन्होंने देखी, शबनम, जिसमें दिलीप कुमार का नाम मनोज कुमार था। ये नाम सुनकर नन्हे मनोज को कुछ ऐसा महसूस हुआ मानो यही नाम उनके लिए बना हो।
वही उन्होंने निश्चय कर लिया, जब मैं बड़ा होकर फरिश्ता बनूंगा तो अपना नाम भी बदलकर मनोज कुमार रखूंगा। असल में उनका असली नाम था हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी, पर अब वो खुद को मनोज कुमार के नाम से ही देखने लगे थे। मनोज की पढ़ाई लिखाई साथ चलती रही। स्कूल से निकलने के बाद उन्होंने दिल्ली के मशहूर हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ाई के अलावा उन्होंने खेल कूद और रंगमंच में भी भाग लेना शुरू कर दिया। खासकर क्रिकेट और हॉकी में वो इतने अच्छे थे कि दिल्ली के आसपास उनके जैसा खिलाड़ी शायद और कोई रहा हो। इन्हीं दिनों उनकी जिंदगी में एक और खास इंसान आई, शशि गोस्वामी, जो उनकी गर्लफ्रेंड बनी। दोनों अक्सर साथ घूमते, फिल्में देखते और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। उनका रिश्ता गहरा होता चला गया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म ही होने वाली थी कि किस्मत ने अचानक एक नई करवट ली। मनोज कुमार की मुलाकात उनकी फूफी के बेटे लेखराज भाकरे से हुई, जो पहले से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय थे, यानी एक्टिव। वो उन दिनों अपनी फिल्म तांगे वाले के प्रीमियर के लिए दिल्ली आए हुए थे। लेखराज ने जब मनोज कुमार को देखा तो तुरंत कह डाला, अरे तू तो हीरो लगता है भाई। मनोज कुमार के दिल में तो पहले से एक कलाकार छिपा हुआ था। उन्होंने झट से जवाब दिया, तो फिर बना दीजिए ना हीरो। बस फिर क्या था, लेखराज भाकरे उन्हें अपने साथ मुंबई ले आए। वहां पहुंचने के बाद शुरुआत के 6 महीने मनोज कुमार के लिए बहुत कठिन थे। वो इतने संकोची थे कि लेखराज भाकरे से ये तक नहीं पूछ पाते थे कि उन्हें फिल्म में रोल कब मिलेगा। लेकिन एक दिन उन्होंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मुझे मौका कब मिलेगा? जवाब आया, अभी तो तुम्हारा एक भी जूता नहीं घिसा, यानी अभी तो बहुत मेहनत बाकी है। थोड़े समय बाद लेखराज भाकरे ने अपनी फिल्म फैशन शुरू की, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में प्रदीप कुमार और माला सिन्हा थे। इस फिल्म में मनोज कुमार को भी एक छोटा सा रोल मिला, 90 साल के एक बूढ़े भिखारी का। विडंबना देखिए, उस वक्त मनोज कुमार की उम्र मुश्किल से 17 से 18 साल की रही होगी और रोल मिला एक बूढ़े का। इसके बाद लेखराज ने अपनी अगली फिल्मों सहारा और चांदनी में भी उन्हें कुछ सीन्स दिए। 3-4 ही सही, लेकिन यही शुरुआत थी। हालांकि अब तक मनोज कुमार को भी किसी फिल्म में नायक बनने का मौका नहीं मिला था। इस दौरान वो लगातार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटते रहे। हर किसी से विनती करते कि मुझे अपनी फिल्म में हीरो बना लीजिए। कई बार रिजेक्ट हुए, कई बार नजरअंदाज कर दिए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उनकी मेहनत रंग ला ही दी। भगवान ने उनकी सुन ली। उन्हें बतौर हीरो अपनी पहली फिल्म मिली। नाम था कांच की गुड़िया। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे हरनाम सिंह रवेल, जिन्होंने आगे चलकर संघर्ष, महबूब की मेहंदी, लैला मजनू जैसे यादगार फिल्म बनाई। मनोज कुमार के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उन्हें पहली बार एक नायक के रूप में स्क्रीन पर आने का मौका मिल रहा था। लेकिन जब कांच की गुड़िया रिलीज हुई तो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, और ये साल था 1961 का। इसके बाद भी उन्हें कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे पिया मिलन की आस, सुहाग सिंदूर और रेशमी रुमाल। लेकिन इन फिल्मों का हाल भी कुछ खास नहीं रहा। मनोज कुमार के करियर की शुरुआत उतनी शानदार नहीं रही जितनी उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन किस्मत उनका पीछे छोड़ने वाली नहीं थी। इसी दौरान उनके झोली में एक फिल्म आई, हरियाली और रास्ता, जिसे डायरेक्ट किया था विजय भट्ट ने। ये फिल्म न सिर्फ हिट हुई बल्कि सिल्वर जुबली घोषित हुई। लोगों ने मनोज कुमार की अदाकारी को नोटिस करना शुरू कर दिया। अब जाकर ऐसा लगा कि उनका करियर कुछ गति पकड़ रहा है। हरियाली और रास्ता की सफलता ने मनोज कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान दिला दी थी, लेकिन अभी भी उन्हें वो बड़ी हिट फिल्म नहीं मिली थी जो उन्हें बतौर सुपरस्टार स्थापित कर सके। उनका सफर जारी था, संघर्ष भी और उम्मीदें भी। फिर आया साल 1964 का, और इसी साल उनकी वो तलाश पूरी भी हुई, एक ऐसी फिल्म से जिसने उन्हें दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। इस फिल्म का नाम था वो कौन थी। ये एक ऐसी रहस्यमय और रोमांच से भरपूर फिल्म थी जिसने जबरदस्त कमाई की। इसके तुरंत अगले साल यानी 1965 में मनोज कुमार की किस्मत जैसे चमक उठी। इस साल उनकी 3 फिल्में आई और तीनों सुपरहिट रही। हिमालय की गोद में, गुमनाम और शहीद। इनमें से हिमालय की गोद में साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही, जबकि गुमनाम और शहीद भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार चली। एक 8वें और दूसरी 11वें नंबर पर रही। साल 1965 मनोज कुमार के करियर का सबसे बेहतरीन साल बन चुका था। अब वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे थे, बल्कि वो इंडस्ट्री के चर्चित चेहरा बन चुके थे। कहा जाता है कि इन फिल्मों के निर्देशन में भी मनोज कुमार का काफी दखल होता था, भले ही डायरेक्टर और कोई होता था। खास तौर पर शहीद जैसी फिल्मों ने मनोज कुमार के भीतर छिपे देशभक्ति का कलाकार को बाहर ला दिया। फिर आया साल 1967 का, और इसी साल आई मनोज कुमार की जिंदगी की सबसे निर्णायक फिल्म। नाम था उपकार। उपकार में उन्होंने किसान के बेटे भारत का किरदार निभाया था। ये किरदार इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें असली जिंदगी में भी भारत कुमार ही कहने लगे। ये नाम उनके साथ ऐसे जोड़ा गया कि फिर कभी छूटा नहीं। उपकार सिर्फ एक फिल्म नहीं थी,
ये एक आंदोलन थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय ही नहीं किया बल्कि इसकी कहानी खुद लिखी, संवाद खुद तैयार किए और निर्देशन भी खुद ही किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। इसके साथ ही उपकार ने फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स में भी पुरस्कारों की झड़ी लगा दी। मनोज कुमार ने उस फिल्म से न सिर्फ एक कलाकार के रूप में बल्कि एक निर्देशक, लेखक और देशभक्त हीरो के रूप में भी अपनी सशक्त पहचान बना ली थी। उपकार की अभूतपूर्व सफलता के बाद मनोज कुमार की छवि एक गंभीर, राष्ट्रभक्त और समाजवादी अभिनेता की बन चुकी थी। अब लोग सिर्फ उन्हें एक फिल्म स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सोच वाले कलाकार के रूप में देखने लगे थे। और तभी आया साल 1968, वो साल जब मनोज कुमार का एक और सपना साकार हुआ। उन्हें मौका मिला अपने आदर्श दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का। ये फिल्म थी आदमी। जिस इंसान को देखकर उन्होंने फिल्मों में आने की ठानी थी, उसी के साथ स्क्रीन शेयर करना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। यह अनुभव उनके करियर का सबसे भावुक और गौरवपूर्ण पल बन गया। अब तक मनोज कुमार एक एक्टर, राइटर और डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन एक और भूमिका अभी भी बाकी थी, प्रोड्यूसर बनने की, और ये सपना भी ज्यादा इंतजार नहीं करवा सका। साल 1970 में मनोज कुमार ने बतौर निर्माता एक नई फिल्म शुरू की, पूर्व और पश्चिम। ये फिल्म भी देशभक्ति की भावना से भरपूर थी और भारतीय संस्कृति की गहराई को विदेशों की आधुनिकता के सामने मजबूती से खड़ा करती थी। जैसे उनकी पुरानी फिल्में देश को जोड़े रखने का काम करती थी, वैसे ही पूर्व और पश्चिम भी दर्शकों के दिलों में उतर गई। फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की और एक बार फिर से साबित किया कि मनोज कुमार न सिर्फ स्टार हैं बल्कि एक आंदोलन भी हैं। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। हर साल एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई और खुद अभिनय भी किया। और ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, इसमें देश, समाज, नैतिकता और प्रेरणा की गहराई भी थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी खुद की फिल्मों का निर्देशन किया बल्कि दूसरे फिल्मकारों के साथ भी शानदार काम किया। इस दौरान उन्होंने बेईमान, सन्यासी और 10 नंबरी जैसे हिट फिल्मों में भी अभिनय किया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, संसार का दूसरा नाम है परिवर्तन, और ये परिवर्तन धीरे धीरे मनोज की जिंदगी में भी आने लगा। 1980 के दशक आते आते उनकी उम्र और करियर दोनों ढलान की ओर बढ़ने लगे। बॉलीवुड का ट्रेंड भी बदल रहा था। रोमांस, एक्शन और मसाला फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था। जैसे जैसे मनोज कुमार का फिल्मी करियर ढलान की ओर बढ़ा, वैसे वैसे उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को अधिक प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। कॉलेज के दिनों में जिनसे उनका प्रेम हुआ था, यानी शशि गोस्वामी, उन्हीं से उन्होंने शादी की। उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी शांत और संतुलित रही। इस रिश्ते से उन्हें 2 बेटे हुए, विशाल और कुणाल। बेटों ने भी अपने अपने तरीके से फिल्मी दुनिया में करियर बनाने की कोशिश की। विशाल ने गायक बनने का प्रयास किया, वहीं कुणाल ने अभिनेता बनने की राह अपनाई। लेकिन अफसोस, दोनों ही बेटे अपने अपने क्षेत्र में खास मुकाम हासिल नहीं कर पाए। मनोज कुमार ने अपने छोटे भाई राजीव गोस्वामी को भी फिल्मी दुनिया में लॉन्च करने की कोशिश की। साल 1983 में उन्होंने फिल्म पेंटर बाबू में राजीव कुमार को बतौर हीरो पेश किया और राजीव भी इंडस्ट्री में एक स्थायी पहचान नहीं बना सके। समय के साथ मनोज कुमार ने कैमरे के सामने आना लगभग ही बंद कर दिया था। एक अभिनेता के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म थी मैदानी जंग, जो साल 1995 में रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाया और 1999 में एक फिल्म बनाई, जय हिंद। ये फिल्म बतौर निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म बनी। इसके बाद वो पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूर हो गए। उनकी गिनती भारतीय सिनेमा के उन चंद कलाकारों में होती है जिन्होंने फिल्मों को सिर्फ व्यावसायिक माध्यम ही नहीं माना बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का जरिया भी बनाया। उनकी फिल्मों में देश, संस्कृति, मूल्यों और आदर्शों की जो भावना रही है, वो आज भी लाखों दर्शकों के दिलों में जिंदा है। 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की उम्र में इस महान कलाकार ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के साथ ही एक ऐसा युग समाप्त हो गया जिसने देश को भारत कुमार जैसा नाम दिया, जिसने फिल्मों के जरिए देश प्रेम को जन जन तक पहुंचाया। अगर मनोज कुमार जी की कोई फिल्म या उन पर फिल्माया कोई गाना आपके दिल के करीब हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये श्रद्धांजलि हम सब की ओर से एक महान कलाकार को होगी जिन्होंने हमें सिर्फ फिल्में नहीं दी बल्कि एक सोच भी दी।